Namaste, my dear students. In previous video, I have discussed about federalism and features of federalism. Now, today's topic is what makes India a federal country. आखिर क्या कारण है जिससे कि इंडिया एक फेडरल कंट्री बना हुआ है। तो आपने पढ़ा कि बेल्जियम और श्रीलंका प्रीवियस चैप्टर में दोनों ही छोटा सा कंट्री है, लेकिन वहाँ पर कितना प्रॉब्लम्स आया कंट्री को एक डेमोक्रेटिक सेटअप देने पर पावर शेयरिंग में, जहाँ पर कि एक सर्टेन 2-3 लैंग्वेजेस के लोग रहते थे और रहते हैं, बल्कि फ्रेंच, जर्मन और डच स्पीकिंग पीपल वर लिविंग इन Belgium and Singhali and Tamil speaking people are living in Sri Lanka. So what were their power sharing that you have already studied in previous chapter. अब यहाँ एक क्वेश्चन है कि what are the power sharing arrangement in our country which is too vast. India is the land of diverse languages, religions, culture. तो आपने फेडरलिज्म के माध्यम से ये पढ़ लिया कि उसके फीचर्स में आपने देखा कि फेडरलिज्म में कि देयर आर 2 or more levels of the government, central government, state government, local government. Then ये भी पढ़ा कि different tiers of government govern the same citizens, but each tier has its own jurisdiction. ये भी आपने देखा कि एक ही देश के नागरिक में सेंट्रल गवर्नमेंट भी लॉ बनाती है, स्टेट गवर्नमेंट भी लॉ बनाती है, लोकल गवर्नमेंट भी अपना कानून बना के काम करती है, लेकिन वो अपने अपने जुरिस्डिक्शन में जहाँ तक उनका जो पावर है उसी के तहत वो अपने एरिया में राज्य में कानून बना करके इस देश को चलाने में मदद करती है। और इन चीज़ों को देखने के लिए एक इंडिपेंडेंट एम्पायर के रूप में काम करता है हमारा जुडिशरी, जो इनके डिस्प्यूट को सॉल्व करने में मदद करता है। तो हम आज ये डिस्कस करेंगे कि व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। इसमें आप देखेंगे सेकेंड पैराग्राफ पेज नंबर 16 में है कि लेट अस बिगिन विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैड इमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट नेशन आफ्टर ए पेनफुल एंड ब्लडी पार्टीशन। तो मेरे बच्चे, आप जानते हो कि भारत जो एक स्वतंत्र राष्ट्र बना है, यह खून की नदियां यहाँ पर बह गई और बहुत ही दुखद पोजीशन में कम्युनल राइट हुआ, जिसके चलते भारत 2 पार्ट में बट गया, एक पाकिस्तान के रूप में बटा और एक हिंदुस्तान के रूप में बटा। उसके बाद सून आफ्टर इंडिपेंडेंस सेवरल प्रिंसली स्टेट्स बिकेम ए पार्ट ऑफ द कंट्री। आज़ादी के बाद फिर एक समस्या ये थी कि 565 प्रिंसली स्टेट्स में इंडिया बटे हुए थे और इनको फिर से यूनाइट किया गया एंड द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्ड इंडिया एज ए यूनियन स्टेट। और अल्टीमेटली ये 1949 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया और इसको इनैक्ट किया गया 26 जनवरी 1950 को। तो कैसे हमारा देश चलता है, तो इसके बारे में आपने यहाँ पर पढ़ना है कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वह फेडरल कैसे है। तो द कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली प्रोवाइडेड फॉर ए 2 टायर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। यह फेडरल गवर्नमेंट इसलिए है कि इन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव जो शेड्यूल है उसको चलाने के लिए उसने 2 टायर सिस्टम को डेवलप किया और बाद में एक 3rd टायर हुआ जो पंचायती राज के रूप में हुआ। तो पहला टायर जो है वो यूनियन गवर्नमेंट है एंड दूसरा जो है वह है स्टेट गवर्नमेंट। तो इस तरह से द कॉन्स्टिट्यूशन
clearly provided a threefold distribution of legislative power between the union government and the state government. तो इस तरह से आप ये देखोगे कि फेडरल सिस्टम में स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट ने मिल करके अपने कार्य को, यहाँ लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, सब्जेक्ट मतलब इश्यूज को, अपने देश को चलाने के लिए इन्होंने थ्री फोल्ड में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो इसका पहला क्या है, पहला जो फोल्ड है इसका पावर शेयरिंग का डिस्ट्रीब्यूशन जो है, उसमें जो सब्जेक्ट मेंशन किए गए हैं उनको यूनियन लिस्ट कहा जाता है। हाँ, अब यूनियन लिस्ट क्या होता है, यूनियन लिस्ट इंक्लूड्स द सब्जेक्ट्स ऑफ द नेशनल इम्पोर्टेंस, जो राष्ट्र के लिए, पूरे इंटायर कंट्री के लिए जिसका महत्व है, उस सब्जेक्ट पर सेंट्रल गवर्नमेंट अपना कानून बनाती है। हाँ, जिसमें आता है डिफेंस, पूरे देश की सुरक्षा, फॉरेन अफेयर्स, किस देश से क्या ट्रेड रिलेशन डेवलप करना है। अभी आप देख रहे थे कि सेंट्रल गवर्नमेंट से अमेरिका गवर्नमेंट ने मेडिसिन का डिमांड किया था, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हमारे यहाँ से मेडिसिन जो है वहाँ जाना चाहिए या नहीं। उसके बाद बैंकिंग है, अलग अलग राज्य में बैंकिंग सिस्टम को चलाने में दिक्कत होती है, हर राज्य के लिए अलग अलग करेंसी चलाना ये प्रॉब्लम है। तो इसलिए बैंकिंग को, जो फॉरेन अफेयर्स है, रेलवेज डिपार्टमेंट है, इसको यूनियन लिस्ट में इन सब्जेक्ट को रखा गया है। और इस तरह यूनियन लिस्ट में 97 सब्जेक्ट्स हैं जिस पर कि केवल यूनियन गवर्नमेंट, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट, कानून बनाती है और उस पर वो काम करती है। दूसरा जो इन्होंने अपने काम को बांटा है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में, वह है स्टेट लिस्ट। पहला यूनियन लिस्ट, जिस पर कि आपने देखा कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपना कानून बना के उसको लागू करती है, जिसमें कि डिफेंस, बैंकिंग, कम्युनिकेशन एंड आपको बताया कि 97 सब्जेक्ट्स हैं जिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपना कानून बना के उसको पूरे देश के अंदर लागू करती है। नेक्स्ट है स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में क्या है, इट इंक्लूड्स द सब्जेक्ट्स ऑन विच द स्टेट गवर्नमेंट मेक्स लॉज, बिकॉज द सब्जेक्ट्स विच आर मेंशन्ड इन द स्टेट लिस्ट आर ऑफ local importance and the importance for the state, such as police, trade, commerce, agriculture, irrigation, etc. आप देखते हो कि हर स्टेट की अपनी पुलिस होती है, मध्य प्रदेश पुलिस होती है, महाराष्ट्र पुलिस होती है। हाँ, अभी जैसा चल रहा है कि उत्तर प्रदेश के पुलिस को कोरोना पॉजिटिव पाया गया। दैट मीन्स ये पुलिस जो है वो उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में अपना कंट्रीब्यूट करता है। उनके ये एम्प्लॉइज होते हैं, मध्य प्रदेश की अलग पुलिस होती है, तो वह स्टेट के इंटरेस्ट पर के लिए काम करती है। ठीक है, इस तरह स्टेट लिस्ट में 66 सब्जेक्ट्स को मेंशन किया गया है। फ्यू एग्जांपल्स आर गिवन हियर विच आर एज ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इरिगेशन एटसेट्रा। नेक्स्ट जो इन्होंने अपना काम को बांटा है अंडर फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में, वो है कंकरेंट लिस्ट। तो कंकरेंट लिस्ट इंक्लूड्स द सब्जेक्ट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट फॉर यूनियन गवर्नमेंट, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट, एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट। तो मेरे बच्चे, कंकरेंट लिस्ट के जो सब्जेक्ट हैं उस पर क्या है, वह राज्य और केंद्र यानी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के लिए ये इश्यूज जो है कॉमन इश्यूज होता है, जिस पर दोनों मिल के अपना कानून बनाती है, जिसमें आता है एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियन, मैरिज। हाँ, तो ये सारे सब्जेक्ट्स आते हैं। पहले जो है इसमें 47 सब्जेक्ट्स कंकरेंट लिस्ट में आते थे, बट 7th शेड्यूल में दिया गया है कि अब 52 सब्जेक्ट्स हैं। अब जैसे एजुकेशन है, तो आपके एक ही स्टेट में देखते हो कि सेंट्रल स्कूल है, यानी CBSE की स्कूल है और स्टेट बोर्ड होती है। यूनिवर्सिटी को ले लो आप, तो देखोगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। आप उत्तर प्रदेश में चले जाओ तो देखोगे
BHU जो है इलाहाबाद है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, अलीगढ़ सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, और इसी के तहत जो पूर्वांचल है काशी विद्यापीठ है वो स्टेट यूनिवर्सिटी है। दैट मीन एजुकेशन में सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों इस फील्ड को देखती है और काम करती है। तो इसमें 52 सब्जेक्ट्स मेंशन किए गए हैं मेरे बच्चे। और एक अलग से जैसे कुछ सब्जेक्ट आज ऐसे हैं जिस पर काम हो रहा है जो कि ना कि यूनियन लिस्ट में मेंशन था, ना स्टेट लिस्ट में मेंशन था, और ना कंकरेंट लिस्ट में मेंशन था। दैट मीन्स एट द टाइम ऑफ ड्राफ्टिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन as well as its implementation, this subject was not felt and not in the mind of the people at that time. तो ऐसे subject which are neither mentioned in the state list, union list, nor mentioned in the concurrent list on which the central government can make laws only, such list or such subject is known as residuary subject. जैसे अभी आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो पूरे देश में, बिकॉज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नाउ यू आर इन ए पोजीशन टू स्टडी बाय स्टेइंग एट होम। तो इसको जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे उस समय इन्होंने इस सब्जेक्ट को स्पेशल अलग से इम्प्लीमेंट किया और ये पूरे देश में आज लागू हुआ है। अब आगे है कि वी नोटेड अबव द मोस्ट फेडरेशंस दैट आर फॉर्म्ड बाय होल्डिंग टुगेदर डू नॉट गिव इक्वल पावर टू इट्स कंस्टिट्यूएंट यूनिट। यानी आपने देखा कि हर सब्जेक्ट्स में जो है वह एक ही व्यक्ति के हाथ में हर सब्जेक्ट्स पर, यानी एक ही यूनिट सेंट्रल यूनिट या स्टेट यूनिट के पास में नहीं है कि वो कानून बना सकती है। ऑल स्टेट्स इन द इंडियन यूनियन डू नॉट हैव आइडेंटिकल पावर्स। हर स्टेट के पास में भी अपना एक अलग से पावर नहीं है। केवल एक जम्मू कश्मीर पहले स्टेट था जो नाउ जम्मू एंड कश्मीर जो है वो एक अलग यूनियन टेरिटोरी हो गया और लद्दाख एक अलग यूनियन टेरिटोरी है। इसके पास एक पर्सनल आइडेंटिकल पावर ये था कि इस स्टेट के तहत कोई आउटसाइडर्स ना कोई ज़मीन खरीद सकते थे, ना इनके स्टेट गवर्नमेंट में कोई जॉब कर सकते थे। चिल्ड्रन, फ्यू मोर पॉइंट्स टू बी डिस्कस्ड इज देयर आर सम यूनिट्स ऑफ द इंडियन यूनियन which enjoy very little power. These are areas which are too small to become an independent state, but which could not be merged with any of the existing state. कहने का मतलब हमारे देश में कुछ ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है जो बहुत स्मॉल इन साइज है एरिया में, जिसको कि हम किसी स्टेट के साथ मर्ज नहीं कर सकते और ये स्टेट भी नहीं हो सकता। तो अंडर दिस कंडीशन हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है प्रोविज़न कि सच ए स्मॉल यूनिट शुड बी एडमिनिस्टर्ड डायरेक्टली बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इस तरह से इस स्मॉल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट को यूनियन टेरिटरी कहा जाता है। तो यहाँ है कि व्हाट आर यूनियन टेरिटरीज। तो यूनियन टेरिटरीज आर द स्मॉल यूनिट और द स्मॉल एरिया which are directly governed by the central government. As these areas are so small that they can't be formed into a separate entity of the state or they can't be merged with any state. Hence, these small areas are administered directly by the central government. Deputy Commissioner, Lieutenant General and Administrator are the representative of the central government who are governing these union territories. Such examples are Chandigarh, Lakshadweep,
the national capital territory Delhi. Delhi has the provision of legislature. Here the chief minister is elected. Now next point is the sharing of power between the union government and the state government is basic in the structure of the constitution. हम कहने का मतलब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो भी आपस में पावर का शेयरिंग है यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग है. इट इज़ नॉट ईजी टू मेक चेंज टू दिस पावर शेयरिंग अरेंजमेंट. इसको बड़ा आसानी से चेंज नहीं किया जा सकता है. यानी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी प्रोविजंस हैं उसको आसानी से चेंज नहीं किया जा सकता, बिकॉज आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ वेरी रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन एंड एनी टाइप ऑफ amendment can be made through the voting system, that is 2/3 majority is required. The parliament can not on its own change this arrangement. Any change to it has to be first passed by both the houses, lower house and upper house. lower house जो है वह लोकसभा को कहते हैं और अपर हाउस जो है वो राज्यसभा को कहते हैं. तो किसी तरह का संविधान में जो संशोधन होता है जिसको अमेंडमेंट कहते हैं उसमें 2/3 बहुमत से उस संशोधन को पास कराया जाता है. देन इट हैज़ टू बी रेटिफाइड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ एट लीस्ट हाफ ऑफ द टोटल स्टेट. और ये भी है नियम कि कम से कम उस संविधान के संशोधन के लिए पूरे देश के आधा से अधिक राज्य जो है वो सपोर्ट करे. जैसे नाउअडेज देयर इज ए प्रॉब्लम ऑफ COVID-19. ऑन अकाउंट ऑफ दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट इज अनाउंसिंग द lockdown for 2 or 3 weeks. Third lockdown is continued. Before announcing this lockdown, the Prime Minister of the state is calling a meeting, and after taking proper suggestions from the state government, Chief Minister of the state government, this is announced. तो हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है यह फ्लैक्सिबल भी है बट रिजिड भी है. तो इस तरह से हमारा ये सिस्टम जो है यह हमारे देश को फेडरल बनाने में एक बहुत बड़ा योगदान देता है. उसके बाद जुडिशरी है. जुडिशरी जो है यहाँ पर एक इसके जो है अलग से एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो पैरेलल टू एग्जीक्यूटिव जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर, जो आपने हॉरिजेंटल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग में पढ़ा होगा प्रीवियस चैप्टर में. तो किसी तरह की यदि इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट अबाउट द डिवीजन ऑफ पावर, द हाई कोर्ट्स एंड द सुप्रीम कोर्ट्स मेक ए डिसीजन. द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव द पावर टू रेज रिसोर्सेज बाय levying taxes in order to carry on the government and the responsibilities assigned to each of them. तो यह लास्ट पॉइंट है. इसमें ये भी पावर है सेपरेट यूनियन गवर्नमेंट और दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को कि अपने हिसाब से टैक्स लगाए. जैसा कि मैंने बताया हूँ कि जैसे एक पेट्रोलियम का ही दाम ले लीजिए तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट अपना टैक्स अलग से लगाती है और स्टेट गवर्नमेंट अपना टैक्स अलग से लगाती है. तो इस तरह ये सारे सिस्टम अपने आप में बड़ा सिस्टमेटिक है दैट मेक्स इंडिया ए फेडरल कंट्री. तो हम इसको बाद में जो बचे हुए टॉपिक है नेक्स्ट उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे और वह टॉपिक होगा हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड.